नमस्कार दोस्तों, साइन कैरियर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना वीडियो रहेगा कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। यदि आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी टॉपिक के ऊपर यदि आपको समझना हो या जानकारी लेनी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप लिख के भेजेंगे, सर हमें ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो उसी टॉपिक पे अपन वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन शुरू करते हैं कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है आप सभी जानते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं ITI के अंदर, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी परिभाषा आपको बता देता हूँ कैपेसिटर की। देखो, किसी अचालक या परावैद्युतिक पदार्थ से पृथक की गई चालक प्लेटों से बनी युक्ति को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे, जिसमें आवेश एवं ऊर्जा दोनों को एकत्रित करने की क्षमता होती है। ठीक है ना, यहाँ देखो अब नाम आया आपका आवेश और ऊर्जा। तो कैपेसिटर आप किसको कहते हो? वह युक्ति या डिवाइस जिसमें दो चालक प्लेटें प्रयोग की जाती हैं। प्लेटों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है और उनके बीच में किसी अचालक या परावैद्युतिक माध्यम का कोई पदार्थ रख दिया जाता है। ठीक है ना, और उस डिवाइस को अपन कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। और उस डिवाइस के अंदर आवेश और ऊर्जा दोनों को एकत्रित करने की क्षमता होती है। आवेश आपका एकत्रित होता है प्लेटों के ऊपर, कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं उसके ऊपर आवेश एकत्रित होता है। और संधारित्र में यानी कैपेसिटर में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है जो स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है, ये भी ध्यान रखना आप। कैपेसिटर के अंदर जो ऊर्जा एकत्रित होती है वह स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है, स्थिर विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना, और ये ऊर्जा कैपेसिटर के अंदर जो अचालक माध्यम आपने प्रयोग किया है, जो परावैद्युतिक माध्यम आपने प्रयोग किया है, उस माध्यम के अंदर एकत्रित होती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपेसिटर के अंदर आवेश कहाँ एकत्रित होते हैं और ऊर्जा कहाँ एकत्रित होती है, ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो, कोई भी जो कैपेसिटर है वो आवेश एकत्रित करता है अपने अंदर, और उसके अंदर जो आवेश एकत्रित होते हैं वो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होते हैं, सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है Q बराबर CV। Q बराबर CV के अंदर यहाँ पे C एक नियतांक है, यहाँ C क्या है? एक कांस्टेंट, जिसको कैपेसिटर की धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस के नाम से अपन उसको जानते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर की जो धारिता होती है, धारिता वो आपकी प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अलावा वो जो धारिता है वो अचालक माध्यम के ऊपर भी निर्भर करती है कि कौन सा अचालक माध्यम आपने प्रयोग किया है, और उसी के आधार पर किसी भी कैपेसिटर की जो धारिता होती है C, उस धारिता को अपन एक फॉर्मूले द्वारा लिख सकते हैं जिसका मान होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A अपॉन x। ये फॉर्मूला तो रहेगा आपका 2 प्लेट वाले संधारित्र के लिए। जिस कैपेसिटर में केवल 2 प्लेटें प्रयोग में ली गई हैं, उस 2 प्लेट वाले कैपेसिटर में धारिता C का मान ज्ञात कर सकते हो आप एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A अपॉन x फॉर्मूले से। और यदि आपने प्लेटों की संख्या को बढ़ा दिया, प्लेटों की संख्या को n कर दिया, तो C बराबर हो जाएगा आपका n-1 इंटू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एप्सिलॉन 0 क्या है? इसको अपन कहते हैं निर्वात या मुक्त अंतराल की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को अपन किस नाम से जानते हैं? निर्वात या मुक्त अंतराल की विद्युतशीलता, और इसका मान निश्चित होता है। ठीक है ना, ये निर्वात की विद्युतशीलता है या मुक्त अंतराल की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0, और इसका मान निश्चित होता है। और इसका मान आपको पता होगा, एप्सिलॉन 0 का मान होता है आपका 8.854 गुणा 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। ये इसका मात्रक है विद्युतशीलता का। तो मात्रक भी कई बार पूछा जाता है। एप्सिलॉन 0 का ये मान हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन R है यहाँ पे माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन R क्या है यहाँ पे? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता।
ठीक है। और इसका मान एप्सिलॉन आर का मान निर्वात या मुक्त अंतराल के लिए इसका मान 1 होता है, निर्वात या मुक्त अंतराल के लिए इसका मान 1, और बाकी अन्य सभी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एप्सिलॉन आर यानी सापेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना हो सकता है, तो इसका मान 1 या 1 से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन धारिता का मान हो ज्ञात कर सकते हैं। इसका मात्रक होगा आपका फेरड, ये इसका बड़ा मात्रक है। छोटा मात्रक इसका होता है माइक्रोफेरड या नैनो फेरड भी हो सकता है, और माइक्रोफेरड का मतलब 10⁻⁶ फेरड, ठीक है। अब देखो अपन कैपेसिटर के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि डीसी के लिए, डीसी सप्लाई के लिए कोई भी जो कैपेसिटर है वो अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर का प्रतिरोध कितना माना जाता है? अनंत माना जाता है। यानी डीसी सप्लाई को कोई भी कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, ठीक है। जबकि एसी के लिए उसका प्रतिरोध कम होता है, एसी के लिए उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। और एसी के लिए जो प्रतिरोध प्रस्तुत करता है कोई भी कैपेसिटर, उसको अपन कहते हैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी अक्स सी। अक्स सी का मान आप याद कर सकते हो 1/2πfc फॉर्मूले से, यानी अक्स सी का मान हो जाएगा आपका 1/2πfc, और इसका मात्रक हो जाएगा आपका ओम। तो इस फॉर्मूले से अपन अक्स सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में देखो कैपेसिटर की यदि प्रकारों की आप बात करोगे तो प्रकार देखो, पहला प्रकार है, ये जो प्रकार आप पढ़ रहे हो ये है अचालक पदार्थ के आधार पे या पैरावैद्युतिक पदार्थ जो आपने प्रयोग में लिया है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, उसके आधार पर। पहला प्रकार आपका वायु संधारित्र, यानी प्लेटों के बीच में आपने कोई भी अचालक पदार्थ नहीं रखा है तो वहाँ पे अचालक के रूप में वायु कार्य करेगी, ठीक है। और वायु जो होती है वायु, उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है जो सबसे कम होता है। वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1, जो सबसे कम मान है। और इसीलिए वायु संधारित्र की जो धारिता है उसका मान सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे कम धारिता का कैपेसिटर कौन सा होगा, तो आप कहोगे वायु संधारित्र। अब देखो वायु संधारित्र को रेडियो के अंदर गैंग कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई प्लेटें इसमें प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना, और उसको वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। तो वायु संधारित्र जो होता है उसको परिवर्तनशील संधारित्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको गैंग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सबसे कम धारिता वाला कैपेसिटर है। इसके बाद में देखो अभ्रक कैपेसिटर, जिसमें अचालक के रूप में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, और इसकी धारिता का मान सबसे अधिक होता है। कैपेसिटर के बारे में यदि पूछा जाए तो सबसे अधिक धारिता किसकी होगी? अभ्रक संधारित्र की। और इसका प्रयोग अधिक फ्रिक्वेंसी वाले जो परिपथ होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो पेपर कैपेसिटर, इसके अंदर पेपर का प्रयोग किया जाता है, और वो पेपर ऑयल इम्प्रेग्नेटेड हो सकता है, यानी ऑयल में, तेल में भिगा हुआ कागज़, और उसको फॉइल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्वाइल कागज़ की जैसे फॉइल बना ली जाती है, उसको अपन उसके अंदर प्रयोग में लेते हैं कैपेसिटर के अंदर। और इसका प्रयोग नॉर्मली सिंगल फेज एसी मोटरों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है एक, जिसको बनाया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया से। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये अपन कोई अन्य टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूंगा, एक दूसरा वीडियो अपन बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया से इस कैपेसिटर को बनाया जाता है। ये कैपेसिटर आपका ध्रुवित कैपेसिटर होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर, जिसमें 2 पोल होते हैं प्लस और माइनस, यानी दो टर्मिनल होते हैं उसके अंदर, एक प्लस और एक माइनस। और इसीलिए उस कैपेसिटर को केवल डीसी के अंदर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पोलरिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि प्लस को प्लस से जोड़ना है, माइनस को माइनस से जोड़ना है, ठीक है। फिर देखो सिरामिक संधारित्र, और ये जो संधारित्र है इसको बनाया जाता है सिरामिक पदार्थों का प्रयोग करके, ठीक है। और सिरामिक पदार्थों का तापमान सहन करने की क्षमता अधिक होती है, तो इस कैपेसिटर का प्रयोग उच्च तापमान पर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने कैपेसिटर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली है, और इसके बाद में अपन देखो कैपेसिटर की कुछ फैक्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे विशेष तथ्यों के बारे में आपको बता देता हूँ कैपेसिटर के। जैसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है
कि कैपेसिटर का प्रयोग पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती हैं या जहाँ पे इंडक्टिव लोड लगा होता है फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पे कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। और उस कैपेसिटर को अपन स्थैतिक कंडेंसर के नाम से जानते हैं, यानी स्टैटिक कंडेंसर के नाम से, जो स्थिर होता है, कोई गतिमान भाग नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। और उस कैपेसिटर की जो रेटिंग ली जाती है वो रेटिंग kVAr में दी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए जिस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है उस कैपेसिटर की रेटिंग किस में दी जाती है, तो आप कहोगे kVAr में दी जाती है, ठीक है। और कैपेसिटर को कैपेसिटर बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कैपेसिटर बैंक के रूप में, ठीक है ना। कई कैपेसिटरों का एक समूह होता है तो उसको अपन कहते हैं कैपेसिटर बैंक, है ना। और 3 फेज सिस्टम के लिए यदि आप इसको प्रयोग कर रहे हो तो ये कैपेसिटर डेल्टा में जुड़े हुए होते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, इन कैपेसिटरों को डेल्टा में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और आपका लोड के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखो दूसरा फैक्ट अपन बात करते हैं समय स्थिरांक के बारे में। तो एक RC सर्किट जो होता है जिसके अंदर एक कैपेसिटर और एक प्रतिरोधक लगा होता है, उस सर्किट को अपन RC सर्किट कहते हैं, ठीक है। और उस RC सर्किट का जो समय स्थिरांक होता है जिसको टो द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और इस टो का मान ज्ञात करने के लिए अपन एक छोटा सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। टो बराबर होता है R इंटू C, जहाँ पे R प्रतिरोध का मान है और C है इसमें कैपेसिटर का मान, ठीक है ना। तो इसको अपन कहते हैं समय स्थिरांक। अब समय स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, देखो जब अपन कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर के वोल्टेज 0 होते हैं और जो जो कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। और एक कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो उसमें धारा का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। धारा का मान क्या होगा, 0। जब कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करते हैं उस समय धारा का मान अधिकतम होगा और जो जो कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो उसके वोल्टेज तो बढ़ते जाएंगे लेकिन धारा का मान कम होता जाएगा। और कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा उस समय धारा का मान 0 हो जाएगा और कैपेसिटर के वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे हैं समय स्थिरांक की। तो समय स्थिरांक क्या होता है, देखो जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो शुरू में वोल्टेज 0 होते हैं और जिस समय में कैपेसिटर के वोल्टेज अपने प्रारंभिक मान का 63.2% तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर के वोल्टेज अपने प्रारंभिक मान का कितना हो जाते हैं, 63.2%। उस समय को हम समय स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा है। समय स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए R गुणा C इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और कोई भी जो कैपेसिटर है वो 5 समय स्थिरांक में पूरा चार्ज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। कोई भी कैपेसिटर 5 समय स्थिरांक लेता है पूरे चार्ज होने में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो संधारित्र वोल्टेज में परिवर्तनों का विरोध करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। एक इंडक्टर जो होता है कॉइल, वो करंट में परिवर्तनों का विरोध करती है, जबकि कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तनों का विरोध करता है, ठीक है ना। कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तनों का विरोध करता है जबकि एक इंडक्टर धारा में परिवर्तनों का विरोध करता है, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर के संयोजन की। तो कैपेसिटर को अपन 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं वैसे तो। एक तो श्रेणी संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन होता है और एक मिश्रित संयोजन होता है। लेकिन अपन यहाँ पे 2 संयोजन की बात करेंगे। पहला संयोजन है देखो श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कनेक्शन, जिसमें कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि श्रेणी संयोजन में आवेश का मान समान रहता है, ठीक है ना। आवेश का मान समान, ये जो Q आवेश यहाँ प्रवाहित हो रहा है ये सभी में समान रहेगा इसका मान, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। इस कैपेसिटर को वोल्टेज मिलेगी V1, इसको V2 और इसको V3, ठीक है। तो आवेश का मान समान, वोल्टेज का मान अलग अलग। फिर कुल धारिता मान ज्ञात करने का ये फॉर्मूला अपन प्रयोग करेंगे। जो फॉर्मूला अपन प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रयोग करते हैं वह फॉर्मूला संधारित्र के श्रेणी संयोजन में प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसलिए कुल धारिता का मान कम हो जाएगा और कुल धारिता का मान परिपथ में जोड़े गए कैपेसिटर में से न्यूनतम धारिता जिस कैपेसिटर की होगी उससे भी मान कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप।
फिर देखो समांतर संयोजन, यानी धारिता का मान बढ़ाने के लिए कैपेसिटर को समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर में जोड़ेंगे तो आवेश का मान तो क्या होगा, अलग अलग, यानी यहाँ से टोटल आवेश चलेगा Q, ये आवेश जाके यहाँ पे Q1 हो जाएगा और यहाँ पे Q2, यानी इस कैपेसिटर को आवेश मिलेंगे Q1, इसको मिलेंगे Q2। तो आवेश का मान तो अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या है, समान। ठीक है ना, और ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। उसके बाद में देखो कुल धारिता ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र प्रयोग करेंगे C1 + C2 + C3 का। जो सूत्र अपन, जो फॉर्मूला प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रयोग करते हैं, वही फॉर्मूला अपन इसके समांतर संयोजन में प्रयोग करेंगे। इसलिए कुल धारिता का मान क्या होगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, सभी कैपेसिटर की धारिताओं के योग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारा पूरा हो गया है, लेकिन मैं आपको एक सवाल देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, सवाल आपके सामने है। इस सर्किट के अंदर आपको धारा का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखना है। और एक बात बता देता हूँ आपको, इस सवाल का सही जवाब आपके पूरे वीडियो में छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।